हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसके अंदर मैंने क्यू के कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्यू में आ सकते हैं, और फिर उसके सोल्यूशन के सेक्शन में मैंने ये बताया था कि सर्कुलर क्यू जो है वो उसका एक सोल्यूशन साबित हो सकती है कि सर्कुलर क्यू से आप वो तमाम प्रॉब्लम आने से रोक सकते हैं जो कि आपके नॉर्मल एक क्यू के अंदर आ सकते हैं। और मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर दूं ताकि मैं इससे आगे अपने इस नए लेक्चर को लिंक कर सकूं और आपको भी समझने में आसानी हो। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लेट से क्यू के अंदर मैंने 3 आइटम डाले, 1 2 3, और उसके बाद अब 1 और 2 पीछे से रिमूव हो गए, तो जो नया आइटम आएगा वो 3 से आगे 4 ही आएगा। और 4 आने के बाद अगर कोई फिफ्थ आइटम आना चाहे तो 1 और 2 क्यों के आगे से रिमूव हो चुके हैं और जगह बन चुकी है, उसके बावजूद भी हमें ऑप्शन यही आएगा फिफ्थ आइटम डालते हुए, मतलब यही मैसेज शो होगा कि जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। हालांकि क्यू फुल नहीं है, 3 से आगे 4 आ गया, अब आगे वापस 1 और 2 की जगह है, लेकिन क्या है कि हमें मैसेज जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्यू फुल हो चुकी है। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन आपको बताया था कि सर्कुलर क्यू में आप इस प्रॉब्लम को जो है ना रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होता है ये देखें। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बना के रखी है जो कि सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 7 तक आप आ गए, और 7 पे आने के बाद अगर आपको एक और आइटम डालना है तो पहले आप ये चेक कर लो कि क्या 1 के ऊपर आइटम है या नहीं। अगर 1 दोबारा खाली हो चुका है तो आप यहाँ पे दोबारा डाल लो, ठीक है। जबकि आपका जो नॉर्मल क्यू था उसके अंदर ये ऑप्शन आपके पास नहीं था। आप सिंपली क्या करते हो, फर्स्ट आइटम आ गया, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, चौथा उसके पीछे, पांचवा उसके पीछे, छठा उसके पीछे और सातवां उसके पीछे। अब नॉर्मल क्यू में यहाँ पे मैसेज आया था कि क्यू फुल, हाँ वाकई फुल है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड रिमूव भी हो गए तब भी क्या क्यू फुल। लेकिन अब इस सर्कुलर में क्या है कि जो इसकी टेल है वो दोबारा इसके हेड वाले सेक्शन से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड और स्टार्ट आपस में जुड़ गए, 7 1 से जुड़ गया है। तो अगर आपने 1 एंड 2 डिलीट भी कर दिया तो 7 से आगे वो देख लेगा क्या 1 और 2 खाली हैं, हाँ जी खाली हैं, तो वो वहाँ पर दोबारा से आइटम डालना शुरू कर देगा। तो एक सर्कुलर मैनर के अंदर आपकी मेमोरी जो है वो रीयूटिलाइज होती रहती है, मेमोरी ज़ाया नहीं होती। तो ये बेसिकली सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट है। मैं भी इसके चाहता तो बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जाता, लंबी लंबी थ्योरीज बताता, मकसद नहीं था उसका। द पॉइंट इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सर्कुलर क्यू। तो मैंने आपको समझा दिया है, आई होप सो कि समझ आ भी गया होगा। अब मैं डायरेक्टली जंप करने वाला हूँ इसके कोड के ऊपर। तो ये कोड मैंने इसका ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन ये कि सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये इसकी रनिंग देखें किस तरीके से हो रही है। मैंने इसको रन किया, 1 फॉर इंसर्ट आइटम, 2 डिलीट एंड 3 एग्जिट, वही जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है उसी के अंदर मैंने अपनी एक स्विच बनाई है। और मैंने 1 चूज़ किया और मैंने आइटम डाल दिया पहला 11, वो ऊपर आ गया। क्यू आफ्टर इंसर्शन 11 ये रहा। अब जो आपको क्यू बनती हुई नज़र आएगी वो इसी जगह पे नज़र आएगी सारी की सारी। अच्छा, दोबारा चॉइस मैंने 1 दी, ओप सॉरी बाय मिस्टेक मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया। मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ, कंपाइल एंड रन। ओके, 1 11, अच्छा दोबारा से 1 2 2, फिर दोबारा से 1 3, अच्छा दोबारा से 1, दोबारा से 1। अच्छा अभी तक कितने आइटम हो चुके हैं, 0 1 2 3 4। ओके, हम 9 तक जाते हैं और एंटर दी चॉइस 66। अब दोबारा से एंटर दी चॉइस। अब आप जो ऊपर क्यू बन रही है, अब आप इस पर नज़र रखिएगा, एक चेंजिंग आने वाली है आपके सामने। अब मैं दोबारा से 88 तक मैं चला गया हूँ, 1 1 1 2 2 3 3 करता हुआ, और अब मैं यहाँ पर जाके 99 देता हूँ। ये देखें 99 आ गया। अब मैं देखें आगे नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। ये देखो 101, और अब इसके बाद ये देखो अब क्या हुआ कि क्यू दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसको बिल्कुल स्टार्ट में आके दोबारा से डाला है। कहाँ डाला है, बिल्कुल टॉप में जाके। पहले ये एंड तक पहुंचा 0 to 9, एक्चुअली 10 साइज की अरे के अंदर हम क्यू लेके चल रहे थे, तो 0 to 9 बनता है, तो 9 तक वो गया लेके डाटा को, और उसके बाद जो नया डाटा आया उसने दोबारा से 1 पे लगा दिया, ठीक है। अब वो जस्ट 1 वाला डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बाकी डाटा खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, बाकी डाटा वहाँ पे एग्जिस्ट करता ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे नया डाटा आता चला जाएगा वो पुराने डाटा को रिप्लेस करता चला जाएगा, ठीक हो गया।
तो अभी हम इसकी वर्किंग को तो हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से अगर हम डिलीट भी करते हैं तो वापस उस डाटा को डिलीट भी हम कर सकते हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है। तो अब हम इसके कोड को जाके फोकस करते हैं। रनिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसके कोड की रनिंग को, तो आप खुद भी कोड आपको जब मिलेगा तो आप उसको रन करके देख ही सकते हैं और देख ही लिया करते हैं अमूमन। तो मैं इसको अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कोड को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक क्लास बनाई है सर्कुलर क्यू के नाम से, ठीक है। और उस क्लास के अंदर प्राइवेट सेक्शन में एफ और आर रखा है, इंट एफ और आर, और दूसरी जगह एक इंट सी क्यू के नाम से, सर्कुलर क्यू के नाम से एक एरे बना ली है 10, जिसके अंदर हम क्यू को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक सेक्शन में जाकर सर्कुलर क्यू नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी कि उसी क्लास के नाम का एक कंस्ट्रक्टर एरे बनाना पड़ता है क्लास के नाम से ही। तो उसके बाद मैंने एफ और आर को दोनों को -1 के इक्वल रख दिया। अब मैं हमेशा की तरह इंसर्ट और डिलीट के फंक्शंस के अंदर तो नहीं जाने वाला, मैं डायरेक्ट मैन प्रोग्राम के अंदर जाऊंगा, मैन के फंक्शन में, और वहाँ से प्रोग्राम की रनिंग के जो हो रही है उसके स्टेप वाइज ही मैं वापस आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं मैन में आ जाता हूँ। मैन में हमने सर्कुलर क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजी के नाम से, ताकि कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए और एफ की वैल्यू और आर की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए। दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ओपीटी और वैल के नाम से। उसके बाद हम वाइल में जाके देखते हैं, अगर ओपीटी जो है नॉट इक्वल टू 3 है, जो कि स्टार्टिंग में ज़ाहिर है नॉट इक्वल टू 3 ही होगा, तो बॉडी में आ जाएंगे और एक मैसेज शो कराया 1 फॉर इंसर्ट आइटम, 2 फॉर डिलीट और 3 फॉर एग्जिट। और उसके बाद कहा इंटर द चॉइस, जो हम बार बार रिपीट कर भी रहे थे। उसके बाद सी इन किया, जो चॉइस थी ओपीटी में ले लिया और ओपीटी को स्विच को पास कर दिया। अगर चॉइस 1 आई, जैसे कि हम स्टार्टिंग में 1 ही दे रहे थे, तो यूज़र को मैसेज शो होता है इंटर वैल्यू टू इंसर्ट। जो वैल्यू दी जाती है वो वैल के वेरिएबल में सेव होती है और वो वेरिएबल इंसर्ट के फंक्शन को पास कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इंसर्ट के फंक्शन को जब ये पास हो गया तो अब डेफिनेटली वो वैल्यू यूज़र ने जो भी दी थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 1 दिया था या 2, फिर उसके बाद 3, 4, हम इस तरीके से सीक्वेंस में वैल्यू देते जा रहे थे। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमने दी वो इंसर्ट का फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है और अपनी कॉलिंग पे चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है इंसर्ट का फंक्शन। अब जो भी वैल्यू हमने दी थी, लेट से 2, तो वो इस एन में जाके सेव हो गया। अब यहाँ से फंक्शन के अंदर हम आ जाएंगे, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल किया गया। पहले तो ये देख लेंगे वॉइड रिटर्न कर रहा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर आकर हमने चेक किया कि एफ की वैल्यू 0 के इक्वल है और आर की वैल्यू 8 के इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही एफ 0 के इक्वल है और ना ही आर 8 के इक्वल है। और अगर इन दोनों में से जस्ट एक कोई कंडीशन ट्रू हो भी जाती तब भी फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच में एंड गेट है, इन दोनों का ट्रू होना लाजमी है। इस केस में तो दोनों ही ट्रू नहीं है, तो हम इस इफ़ को इग्नोर कर देंगे। हम आगे जाकर देखेंगे क्या इफ़ एफ इज इक्वल टू -1 एग्जैक्टली, क्या वो ये पूछ रहा है क्या एफ के अंदर पड़ी हुई वैल्यू -1 के इक्वल है? जी बिल्कुल, -1 के इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में ही कह दिया था कि जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, कॉलिंग हो, तो एफ इज इक्वल टू -1 कर देना, आर इज इक्वल टू -1 कर देना। तो एफ तो डेफिनेटली -1 के इक्वल है। हमने यहाँ पर क्या किया, इफ में जाकर इस जगह पे एफ और आर दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दिया। ये जो हमने लिखा है थोड़ा सा शॉर्टकट वे में कि 0 को पहले आर को दे दो और आर की जो वैल्यू हो वो एफ को दे देना, यानी कि 0 जो है वो आर और एफ दोनों में जाके सेफ हो गया। तो अब हमने क्या कर लिया कि एफ और आर की वैल्यू जो कि -1 पे खड़ी हुई थी उसको 0 करवा लिया। ठीक है। अब जब आपकी ये इफ़ चल चुकी है तो एल्स इफ़ और एल्स में तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इफ़ एल्स इफ़ वाला कंसेप्ट जो है वो यही होता है कि अगर इफ़ चल गई तो ठीक है, अगर इफ़ नहीं चली तो एल्स इफ़ पे आएंगे, अगर एल्स इफ़ भी नहीं चली तो फिर आप एल्स पे आएंगे, और अगर इफ़ चल गई तो ना ही एल्स इफ़ पे जाएंगे और ना ही उसके एल्स पे जाएंगे। ठीक है। तो इस इफ़ को चलाने के बाद एफ और आर की वैल्यू को 0 करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं सर्कुलर क्यू के आर के ऊपर, इंडेक्स ऑफ आर, यानी कि आर में क्या पड़ा हुआ है 0, 0 के ऊपर हम वो डाटा डाल देते हैं जो हम लेकर आए थे। उसके बाद दोबारा देख लेते हैं कि एफ -1 के इक्वल है। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम ऊपर इसको 0 के इक्वल करके आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये डाटा डालने के बाद हम दोबारा से वापस चले जाएंगे और दोबारा से हमसे पूछा जाएगा इंसर्ट आइटम डिलीट आइटम वाली चॉइस, दोबारा से हम वैल्यू देंगे। एक दफ़ा मैं आपके सामने इंसर्ट को और रन कर देता हूँ। पहले मैंने 22 दिया था, लेट से आप 33 दे दिया। 33 दे के आप यहाँ पर आए, क्या f की वैल्यू 0 के इक्वल है? बिल्कुल है। क्या r की वैल्यू 8 के इक्वल है? नहीं, r की वैल्यू 8 के इक्वल नहीं है। अगर r की वैल्यू 8 के इक्वल नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि दोबारा एक कंडीशन तो गलत हो गई ना, जब तक दोनों ट्रू ना हो हम इस इसमें आ ही नहीं सकते। यहाँ पर आएंगे, क्या f की वैल्यू -1 के इक्वल है? नहीं, इस बार तो ये भी गलत हो गया, इसको भी छोड़ दो। क्या r की वैल्यू 9 के इक्वल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, इसको भी छोड़ दो। अब
एल्स पे आ जाएंगे। जब इफ़ नहीं चला तो एल्स इफ पे आए, जब एल्स इफ नहीं चला तो एल्स पे आएंगे और एल्स में आकर आर प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि आर की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देंगे। आर 0 पे खड़ा था, अब 1 हो चुका है, तो सी क्यू ऑफ आर यानी कि सी क्यू ऑफ 1 के ऊपर हम एक नया डाटा यानी कि 33 डाल देंगे। दोबारा चेक किया क्या एफ माइनस 1 के इक्वल है, नहीं, तो अब हम क्या कर देंगे कि छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम बार बार चलते जाएंगे और डाटा डालते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि एफ तो 0 पे ही खड़ा हुआ है, आर 8 पे पहुंच जाएगा। जब एफ 0 पे खड़ा हुआ है, आर 8 पे आया तो सर्कुलर क्यू इज फुल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे जाकर देखेंगे ये वाली कंडीशन, डेफिनेटली ये ट्रू नहीं होने वाली। और उसके बाद हम जाके देखेंगे क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि आर तो 8 के बराबर है, तो आर 9 के बराबर कैसे हो सकता है। फिर हम यहाँ पर आएंगे और आर प्लस प्लस कर देंगे। आर प्लस प्लस करके जो नेक्स्ट पोजीशन होगी 8 से आगे 9 होता है, नवी पोजीशन के ऊपर हम ये डाटा डालेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एन वाला डाटा, अब यहाँ पर एन वाला डाटा जब हमने नवी पोजीशन पे डाल दिया और नेक्स्ट टाइम हम घूम के आएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। r इज इक्वल टू 9। जब r इज इक्वल टू 9 हो गया, यानी कि आप 0 से लेकर 9 पोजीशन जितनी भी थी आपके पास सब पे आपने डाटा डाल दिया। अब आप नेक्स्ट डाटा जो डालेंगे वो दोबारा से r इज इक्वल टू, क्योंकि 9 है तो अब जो आपका नेक्स्ट डाटा आएगा वो r इज इक्वल टू 0 के ऊपर आएगा। अब ये r इज इक्वल टू 0 पे क्यों आया, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर बनी हुई क्यू है ना, तो जब ये 9 तक अपना जो लास्ट डाटा जहाँ तक वो भर सकती थी भर चुकी है, तो अब ये दोबारा से घूम के वापस 0 पे आना शुरू हो गई है। अब ये 0 1 2 3 करके दोबारा से उसमें डाटा डालना शुरू कर देगी। जो पुराना डाटा है वो जो है रिप्लेस होना शुरू कर देगा न्यू डाटा के साथ, ठीक हो गया। इस तरीके से आपका सर्कुलर क्यू के अंदर डाटा डलता चला जाता है, पुराना रिप्लेस हो जाएगा और अगर वो खाली है तो वहाँ पे नया डाटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये इंसर्शन चल रहा होता है। अब अगर आप डिलीट के ऑप्शन पे आते हो, लेट से अगर आपने यहाँ पे ओपीटी के अंदर से केस 2 सेलेक्ट किया था और आप डेल पे आ गए हो, तो ये क्या करता है, डेल का फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है कि ये वाली वैल्यू हमने डिलीट कर दी है। उसके बाद क्या करता है कि क्यू आफ्टर डिलीशन जो करंट सिचुएशन होती है वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट के फंक्शन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है। तो अभी हम डिलीट के फंक्शन को देखते हैं कि लेट से अगर हमने डेल को कॉल किया तो ये क्या करता है। ये सबसे पहले एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाता है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और उसके बाद ये चेक करता है कि f -1 के इक्वल है। तो f तो -1 के इक्वल नहीं होगा फर्स्ट टाइम, क्यों, क्योंकि f तो -1 के इक्वल सिर्फ उसी वक्त होता है जब आपकी क्यू एम्प्टी होती है। तो ये इसलिए आते साथ ही एक दफ़ा चेक कर लेता है कि अगर -1 के इक्वल है f, तो इसका मतलब तो क्यू तो है ही एम्प्टी, तो इसको फिर मैं इसमें से डिलीट क्या करना। तो ये आपको सिंपली क्या करता है, एक मैसेज शो करता है कि क्यू इज़ एम्प्टी और नल रिटर्न कर देता है, यानी कि यहीं से वापस चला जाता है। अगर f इज इक्वल टू -1 नहीं है तो आप इस इफ में नहीं जाते और आप क्या करते हो कि जो f यानी कि देखें क्यू के अंदर से तो बिल्कुल स्टार्ट से ही डाटा पहले निकलता है ना, तो f कहाँ पे खड़ा था, f जो है वो बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन पे खड़ा होता है, कहाँ पे 0 पे। जब -1 था हमने स्टार्ट किया था इसको 0 पे लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद ये अभी तक कहाँ खड़ा है, 0 पे ही खड़ा है। तो ये क्या करेगा, सर्कुलर क्यू की 0 लोकेशन से जो आइटम है उसको उठा के निकाल के डाटा के वेरिएबल के अंदर डालेगा। डाटा के वेरिएबल में डाल दिया और उसके बाद देखेगा क्या f और r दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है, f और r तो सिर्फ उसी वक्त बराबर होते हैं जब बिल्कुल क्यू खाली हो। अगर क्यू खाली नहीं होगी तो f बिल्कुल स्टार्ट में खड़ा होगा और r जो है बिल्कुल एंड पे गया हुआ होगा, तो अच्छा खासा गैप होता है। जैसे जैसे क्यू खाली होती है f और r एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं। तो अभी f और r दोनों बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होते तो क्या करता कि f और r दोनों को -1 कर देता, एक क्यू को बिल्कुल ही रीसेट फॉर्म में ले आता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, तो फिर ये जाकर चेक करेगा कि क्या f 9 के बराबर है। तो f 9 के बराबर भी नहीं है, ये भी हमें पता है, f तो हमारा 0 के बराबर है, तो इसमें भी नहीं आएगा। और फिर क्या करेगा, f में प्लस प्लस कर देगा, यानी कि 0 वाला डाटा तो ये निकाल चुका है। अब ये क्या करेगा, f में प्लस प्लस करके 1 वाले डाटा के पास आके खड़ा हो जाएगा और जो डाटा डिलीट किया है वो रिटर्न कर देगा, ताकि स्क्रीन पे प्रिंट हो सके कि ये डाटा निकाल दिया गया है। और अब f1 के लिए दोबारा से डाटा रिपीट करेगा और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। और जब ये कंडीशंस ट्रू होंगी, जैसे कि f r के बराबर आ गया, तो ये -1 कर देगा दोनों को, ताकि क्यू बिल्कुल रीसेट फॉर्म में आ जाए। और अगर f भी 9 पे पहुंच गया तो इसको ये दोबारा उठा के 0 पे लगा देगा, क्योंकि 9 पे एंड है। तो जब 9 पे ये पहुंच चुका है तो फिर उसको बेहतर ये कि उठा के आप 0 पे लगा दो, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ले आओ, ताकि दोबारा से शुरू हो सके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है जो कि हमारा केस 1 में भी काम कर रहा था
था और केस 2 में भी काम कर रहा है। वो कैसे काम करता है हम उसको देख लेते हैं। प्रिंट का फंक्शन जैसे ही कॉल होता है तो सबसे पहले प्रिंट का फंक्शन ये चेक करता है कहीं f-1 के इक्वल तो नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन डेल में भी चेक की गई थी, प्रिंट में भी चेक की जा रही है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यह है कि इसको पहले ही फ़ौरन चेक कर लिया जाता है ताकि अगर -1 के इक्वल है तो फिर आगे वाली मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं होती ना, क्योंकि क्यू एम्प्टी होती है तो फिर यहीं से आप रिटर्न कर जाते हो, बाहर निकल जाते हो। लेकिन अगर f-1 के इक्वल नहीं है तो आप आगे आओगे, फॉर लूप को स्टार्ट करोगे। अच्छा, आपने इस वीडियो को अभी ये सोच के बंद नहीं कर देना है कि फॉर लूप्स के थ्रू आउटपुट आ रही है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात आपको इससे आगे मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, तो अगर आप ये फॉर लूप में आओ तो फॉर लूप को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू एफ कर दिया, तो जो f की जो वैल्यू होगी वहाँ से ये फॉर लूप स्टार्ट होगी और लेस देन और इक्वल टू r तक चलेगी और जितना भी डाटा होगा सी क्यू ऑफ i की, यानी सर्कुलर क्यू की i की जो लोकेशन है उसके थ्रू डाटा शो करती जाएगी और टैब के थ्रू हर डाटा पहले वाले डाटा से थोड़े से गैप के साथ आगे आता चला जाएगा। अब एक चीज़, जब मैंने इसको रन किया था तो आपने शायद नोट की हो कि जब मैंने 10 आइटम्स पूरे कर लिए थे 0 to 9 तक डालने के बाद, तो जैसे ही मैंने नया आइटम डाला तो उसके बाद जब क्यू प्रिंट हुई थी तो बाकी सारे आइटम नहीं आ रहे थे, बिल्कुल पहला आइटम आया था। क्यों? क्योंकि ऊपर एफ और आर की जो सिचुएशंस थी वो चेंज हो गई थी, वो कंडीशंस चेंज हो गई थी, एफ की वैल्यू चेंज हो गई थी, आर की वैल्यू चेंज हो गई थी। तो एफ और आर की जो नई वैल्यूज थी उसको जब उसके मुताबिक जब ये फॉर लूप चलती थी तो उसने जस्ट वही पहली वैल्यू ही शो करनी थी। जब दूसरी बार चलती थी तो उसने फिर वो पहली 2 वैल्यूज़ ही शो करनी है। तो जब ये भी दूसरी बार भी जब 9 तक पहुंच जाता, बल्कि 0 से 9 तक पहुंचता, यानी कि 10 आइटम्स तक पहुंच जाता, तो फिर हम अगर 11th आइटम डालेंगे तो डेफिनेटली एफ और आर की वैल्यूज़ रीसेट हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से आपकी फॉर लूप तो चलती है एफ और आर के ऊपर है, तो जो करंट आइटम्स आप डाल रहे होते हैं नए सिरे से, जब आपकी सर्कुलर क्यू स्टार्ट होती है तो उसमें जो नई वैल्यूज़ आ रही होती हैं ये सिर्फ उसी को शो कर रहा होता है। दैट डजंट मीन के पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन प्रिंट के अंदर जो फॉर लूप है वो एफ और आर के जो है बेस पे चल रही है, तो वो फिर जब बिल्कुल रीसेट हो जाती हैं तो वो जो नई आइटम्स आ रही होती हैं 0 से, उन्हीं को ही टैकल करता है और उन्हीं को स्क्रीन पे शो करता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंट का फंक्शन है। तो इसके बाद ये है कि जब आप वाइल के अंदर चल रहे होते हैं 1 2 के अलावा जब आप 3 देते हैं तो 3 पे हमने एग्जिट का फंक्शन रखा होता है। तो क्या होता है कि आप वाइल से बाहर निकल जाते हैं और आपका प्रोग्राम ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि आपकी जो नए सिरे से दोबारा से सर्कुलर क्यू होना शुरू हो जाती है तो वो क्यों होती है। तो आई होप सो कि आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी और कुछ लोगों ने जब मैं प्रोग्राम रन किया तो देखा भी होगा, समझा भी होगा कि वो चीज़ हुई है और शायद उनके माइंड में क्लिक भी किया होगा ऐसा क्यों हुआ है कि जब 11 आइटम डाल दिए तो वापस नए सिरे से क्यों शुरू हो गई। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बतानी थी। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखें, जो पॉइंट क्लियर नहीं होता उसको बार बार सुने। लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम को उठा के अपने पास लिख कर, अपने कंपाइलर में लिख के एक दफ़ा रन ज़रूर करें, इसकी वर्किंग स्ट्रैटेजीज़ को समझें ज़रूर। ठीक हो गया? जब आप इसको समझेंगे और साथ साथ मेरी वीडियो को भी फॉलो करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट लाजमी दें। यही वो सपोर्ट है जो कि हमें आगे बढ़ने में और नए से नए लेक्चर लाने में के लिए मोटिवेट करके रखती है। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।